नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शुष्क खेती का जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, भू परिष्करण। इसमें अपन पढ़ेंगे भू परिष्करण किसे कहते हैं, भू परिष्करण क्यों जरूरी है, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है तथा किन किन यंत्रों के माध्यम से भू परिष्करण क्रिया को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि भू परिष्करण किसे कहते हैं। तो बच्चों, भू परिष्करण भूमि के साथ ऐसी दशा तैयार करना जिससे अपन बीज आसानी से उसमें बुआई कर सकें। यंत्रों के माध्यम से भूमि की एक प्रकार से तैयारी की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, भू परिष्करण कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि भू परिष्करण के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले आपको बताएं कि जो भू परिष्करण है उसकी खोज या उसके जनक डॉक्टर जेथरो टुल नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। जेथरो टुल को। जो जेथरो टुल वैज्ञानिक थे, इनका मानना ये था कि पौधे मिट्टी के कणों का अवशोषण करके और फिर बड़े होते हैं। जेथरो टुल का मानना ये था। लेकिन फिर बाद में 18वीं शताब्दी में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक आए। कौन से आए? प्रिस्टले। प्रिस्टल ने कहा कि ऐसा गलत है, ये बात सही नहीं है। भूमि में वायु संचार तथा वापन बढ़ाने के लिए या टिल्थ को बढ़ाने के लिए भू परिष्करण क्रिया करना जरूरी है। तो वे सभी क्रियाएं भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं जिसमें जुताई, बुहाई, गहाई, निराई, गुड़ाई तथा खाद मिट्टी में मिलाने वाली सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन भू परिष्करण के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है खरपतवारों को नष्ट करना। अपन भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा या भू परिष्करण यंत्रों के द्वारा जमीन के ऊपर, सतह के ऊपर जो खरपतवार फैले रहते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा, किसान खेत की जुताई कर रहा है। खेत में उपस्थित जो खरपतवार हैं तथा अन्य अवशेष हैं, ये मिट्टी में मिला देते हैं तथा नीचे वाली सतहों में पहुंचा देते हैं, जिससे खरपतवारों का क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो पहला उद्देश्य अपना यही है कि खरपतवारों को नष्ट करना। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो मृदा के ऊपर नीचे करना। जिस प्रकार से इस इमेज में दर्शाया गया है, मिट्टी पलटने वाले हल के माध्यम से या मोल्ड बोल्ड हल के माध्यम से मिट्टी की ऊपरी परत को नीचे की तरफ दबाना और नीचे वाली परत को ऊपर की तरफ दबाना, जिससे दोस्तों मृदा की भौतिक दशा में सुधार आता है, मृदा की संरचना में सुधार आता है, मृदा वातन में फायदा मिलता है तथा मृदा में उपस्थित पोषक तत्व बैलेंस रहते हैं। क्योंकि पहले अगर आपने फसल उगा रखी है तो मृदा की ऊपर वाली परत से पौधों ने पोषक तत्व ग्रहण कर लिया। अब ऊपर की परत को अपने को नीचे करना है और नीचे की परत को क्या करना है? ऊपर करना है। तो ये भू परिष्करण के माध्यम से ही किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अवमृदा की कठोर सतह को तोड़ना। कई बार क्या होता है, अगर किसान लगातार एक ही स्तर तक जुताई करता रहता है तो उस दौरान मृदा में जिस हल का जिस जगह तल जाके टिकता है, मतलब जैसे मान लो किसान हर साल 15 सेंटीमीटर जुताई करता आ रहा है, 15 सेंटीमीटर गहराई पर जुताई करता आ रहा है, तो जो जिस जगह हल का नीचे वाला तल रगड़ लगा के चलता है उस जगह एक कठोर परत का निर्माण हो जाता है। या मृदा में फास्फोरस या कैल्शियम ऐसी परतें कुछ बना लेती हैं, जैसे जिप्सम एक खनिज है, तो ये जिप्सम क्या एक कठोर परत का निर्माण कर लेता है मृदा में। तो ऐसी परतों को तोड़ने के लिए क्या करते हैं अपन, डीप मतलब जो गहरी जुताई करने वाले यंत्र होते हैं, इनकी सहायता से मिट्टी की नीचे वाली परत को तोड़कर या कठोर परत को तोड़कर क्या करते हैं अपन, उसको निक्षालन योग्य बनाते हैं, उसमें वातन योग्य बनाते हैं, उसकी संरचना में क्या कर देते हैं? सुधार कर देते हैं। तो ये मात्र किसके माध्यम से संभव है दोस्तों? ये केवल और केवल भू परिष्करण के माध्यम से ही सक्षम है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं खड़ी फसल में अंतःसस्यन क्रियाएं करना। आपको पता है जब खड़ी फसल में अपन खाद उर्वरक अच्छे से प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में खरपतवार आने लग जाते हैं तथा कई बार ऊपर वाली परत क्या हो जाती है? कठोर महसूस होने लगती है, जिससे पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो अपन क्या करते हैं, खड़ी फसल के अंदर इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते हैं, कुछ यंत्र ऐसे चलाते हैं जिनसे खरपतवारों का तो नियंत्रण हो जाता है तथा खरपतवारों के साथ साथ में मृदा में क्या होती है? गुड़ाई हो जाती है, जिससे वायु संचार क्या होता है? प्रॉपर हो जाता है, जिससे जल
कि ठहराव की क्षमता भी अधिक होती है तथा वायु संचार भी अच्छा होता है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, मृदा संरक्षण में सहायक। भू परिष्करण से क्या होता है, कई बार मृदाओं में कटाव ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या होता है, अपन मृदा को जैसे दबा देते हैं किसी यंत्र के माध्यम से, तो मृदा सुगठितता ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे मृदा का क्या होता है, संरक्षण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कीट पतंगों का नष्ट होना। ग्रीष्म ऋतु के समय अपन गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं, तो उस टाइम में जो हानिकारक मतलब कीट पतंगे होते हैं उनके अंडे सहित क्या हो जाते हैं, गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और साथ साथ में मृदा का वायु संचार भी बढ़ता है। मृदा में सूर्य का प्रकाश पहुंचाना, मृदा को जब खुला खेत में जुताई करके छोड़ते हैं अपन खुले रूप में, तो प्रकाश क्या थोड़ा सा गहराई तक चला जाता है और मृदा में वहाँ पर जाके तापमान को बढ़ा देता है। मृदा में जब तापमान को बढ़ा जाता है तो उपस्थित अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि कीट पतंगे और अन्य मतलब जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अधिक तापमान के कारण के नष्ट हो जाते हैं। भूमि की आकृति तैयार करना, आपको पता है कि मृदा की संरचना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो भू परिष्करण से मृदा को बारीक व भुरभुरा बनाकर मृदा संरचना में सुधार किया जा सकता है। अगर मृदा की संरचना अच्छी होगी, गोल कणाकार वाली मृदा होगी, दानेदार संरचना वाली मृदा होगी, तो उस मृदा से काफ़ी अच्छी उपज दोस्तों प्राप्त होती है। पानी व हवा की उपयुक्त मात्रा, पानी व हवा की उपयुक्त मात्रा बढ़ाने के लिए अपने को भू परिष्करण अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी जब ही रुकेगा, जैसे मान लो कोई मृदा है वो बहुत ज़्यादा कठोर है दोस्तों और आपने उसमें भू परिष्करण क्रिया को अंजाम दे दिया, मतलब उसकी जुताई कर दी, मतलब तो जब बारिश बरसेगी या आप सिंचाई के माध्यम से पानी दे रहे हो तो उस टाइम में उसकी पानी अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाएगी तथा जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। साथ में उसमें वायु संचार भी क्या होगा, प्रॉपर बढ़ जाएगा, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये दोस्तों भू परिष्करण के एक प्रकार से उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के लिए भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे भू परिष्करण के प्रकार। तो दोस्तों मुख्य रूप से भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक भू परिष्करण और एक द्वितीयक भू परिष्करण, तथा अन्य कुछ और प्रकार भी हैं भू परिष्करण के, जिसमें प्राथमिक या प्रारंभिक या प्राइमरी टिलेज किसे कहते हैं, मतलब बीज बुआई से पूर्व। कब? बीज बुआई से पूर्व, बीज बुआई से पूर्व की जाने वाली सभी क्रियाएं, की जाने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं या प्रारंभिक भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीज बुआई करना कौन सा भू परिष्करण का हिस्सा है, तो दोस्तों ये द्वितीयक भू परिष्करण का हिस्सा है या सेकेंडरी टिलेज का हिस्सा इसे माना जाता है। तो इससे पहले कि बीज बुआई से पहले कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं दोस्तों, बीज बुआई से पहले जैसे कि भूमि की जुताई करना, साथ में पाटा लगाकर भूमि को समतल करना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि लेवलर के माध्यम से भूमि को लेवल करना या समतल बनाना, भूमि के अंदर कार्बनिक खादें मिलाना, सब सोइलर के माध्यम से गहरी जुताई करना, साथ में मिट्टी के कठोर या बड़े ढेलों को तोड़ना, क्यारियां बनाना, आदि ये सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल्टीवेटर के इसके माध्यम से खेत की जुताई हो रही है, यहाँ सब सोइल लेवलर की सहायता से मृदा को लेवल किया जा रहा है तथा ढेलों को तोड़ा जा रहा है, इधर मृदा को क्या भुरभुरा बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो ये सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती है, मतलब ये सभी क्रियाएं बीज बुआई से पहले की जाने वाली क्रियाएं हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी, जैसे आपको ये मेड बनाने वाला पूछ लिया जाए कि मेड बनाना किस भू परिष्करण के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों द्वितीयक भू परिष्करण, मतलब बीज बुआई के बाद में। कब?
बीज बुआई के बाद जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं वो सारे द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपको पौध लगानी है, किसी भी प्लांट को लगाना है, पौध लगाना, ये किसका हिस्सा है? द्वितीय भू परिष्करण का हिस्सा है। बीज की अगर आपको बुआई करनी है तो वो भी द्वितीय भू परिष्करण का हिस्सा है। अगर आपको किसी पौधे के पास में मिट्टी चढ़ाना है, जिसको अर्थिंग अप के नाम से जाना जाता है, मिट्टी चढ़ाना, ये भी क्या है? द्वितीयक भू परिष्करण का दोस्तों हिस्सा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साथ साथ में, जैसे आपको मान लीजिए निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, फसल की कटाई करनी है और मंडाई करनी है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसमें इस प्रकार से आप देख सकते हो, पहले प्लांट की बुआई कर रहे हैं, मिट्टी चढ़ाने का कार्य आलू में किया जा रहा है, फसल के अंदर निराई गुड़ाई करने का कार्य किया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसे द्वितीय भू परिष्करण के नाम से संबोधित किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूनतम भू परिष्करण। ये आपको नया वर्ड लग रहा होगा कि न्यूनतम या मिनिमम टिलेज के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। ऐसा भू परिष्करण जिसमें कम से कम कृषि यंत्रों का प्रयोग करके ना के बराबर मतलब और क्या किया जाता है? बीजों की बुआई की जाती है, उसे न्यूनतम भू परिष्करण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है? भूमि का क्षरण अधिक नहीं होता है, यंत्रों का दहन ज़्यादा नहीं होता है, और ये ज़्यादातर ग्रीष्मकालीन वाली फसलों के लिए किया जाता है, खरीफ वाली फसलों के लिए किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कई बार बारिश हो जाती है ना, अपन डायरेक्ट खेत में कोई जुताई बुआई किए बिना ही बाजरे की बिजाई कर देते हैं, तो उसे न्यूनतम भू परिष्करण के नाम से जाना जाता है। मात्र जैसे पाटा लगा के आपने समतल कर लिया तो एक न्यूनतम भू परिष्करण हो गया। तो इसमें देखो पिछली फसल के अवशेष भी आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे, और इस इमेज के अंदर तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। मतलब डायरेक्ट आपको क्या करना है? बीजों की बुआई करनी है, नॉर्मल सा थोड़ा पाटा लगा के सिंपल करना और न्यूनतम। इसके अलावा आगे अपन दोस्तों बात करते हैं शून्य भू परिष्करण, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के फादर या जनक जीबी ट्रिपलेट नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। जीबी ट्रिपलेट ने क्या कहा कि भूमि के साथ किसी प्रकार की बिना कोई छेड़छाड़ के और डायरेक्ट क्या करना? बीजों की बुआई करना या पौधे लगाना क्या कहलाता है? जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्करण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस इमेज के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे बार बार कि फसलों के अवशेष साफ साफ इसमें क्या आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भू परिष्करण क्रिया को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट बीजों की बुआई करना बिना किसी भू परिष्करण के क्या कहलाता है? शून्य भू परिष्करण कहलाता है। इसके जनक कौन है? जीबी ट्रिपलेट नामक वैज्ञानिक हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शून्य भू परिष्करण का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों विशेष भू परिष्करण। विशेष भू परिष्करण वे भू परिष्करण होते हैं जो कृषि के लिए आपको बार बार अपनाने पड़ते हैं। जैसा कि इसमें पहला है ग्रीष्मकालीन कृषक। ग्रीष्मकालीन कृषि का मतलब होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जब खेत खुले रहते हैं, मतलब रबी वाली फसलों की जब कटाई हो जाती है, तो उस दौरान आपको मिट्टी में गहरी जुताई करके उसको खेत को खुला खाली छोड़ देते हैं। उसके फायदे क्या होते हैं अपने को? ग्रीष्मकालीन जब आप जुताई कर देते हैं तो भूमि का तापमान बढ़ता है। जब भूमि का तापमान बढ़ेगा तो भूमि के अंदर उपस्थित जो हानिकारक सूक्ष्म जीव, कीटों के अंडे तथा अन्य जो पैथोजेंस बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं, उनकी सबकी क्या हो जाएगी? अधिक तापमान के कारण मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तापमान पे ही कार्य करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात अपन करें कि ग्रीष्मकालीन में जब खेत को अपन खुला छोड़ देंगे तो उसमें वायु संचार भी अच्छे से हो जाएगा। आगे की बात करें तो जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होगी, तो वर्षा ऋतु स्टार्ट होने से जब खेत खुला रहेगा, आराम से जुता हुआ रहेगा, तो उसकी पानी की सोखने की जो क्षमता है, अवशोषण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और जितना भी बारिश के माध्यम से पानी प्राप्त होगा खेत को, वो बहकर एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जाएगा। मृदा का क्या होगा? इसमें संरक्षण होगा, और जितना भी पानी खेत को मिल रहा है वो सारा भूमि के अंदर ही जाएगा। इससे मृदा नमी का क्या होगा? संरक्षण होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे विशेष भू परिष्करण में है गीला भू परिष्करण। ये क्रियाएं ज़्यादातर गीले भू परिष्करण वाली
धान वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। धान वाले क्षेत्रों में कैसे की जाती हैं? धान के अंदर एक क्रिया की जाती है जिसका नाम है दोस्तों पडलिंग। पडलिंग में क्या किया जाता है? खेत में एक बार पानी भर दिया जाता है और भरे हुए पानी के अंदर ही ट्रैक्टर चलाकर जुताई की जाती है। जैसा कि आपको इस इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा, इस प्रकार से ये जुताई क्यों करते हैं? क्योंकि धान के खेत में एक निश्चित गहराई तक अपचयन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। अपचयन क्षेत्र का मतलब हो गया कि मतलब धान ज़्यादातर खाद एवं उर्वरक या पोषक तत्व अपचयन क्षेत्र से ही उठाता है या अपचयन क्षेत्र से प्राप्त करता है। इसमें अगर अपचयन क्षेत्र का जब निर्माण हो जाएगा तो पानी का निक्षालन भी क्या होगा? कम होगा धान के अंदर। मतलब एक प्रकार की लेयर क्या हो जाती है यहाँ निर्मित हो जाती है। ऊपर वाली मिट्टी का एक जीव कर लिया जाता है, एक प्रकार से मिट्टी को एक प्रकार से एक घोल के रूप में पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का न कोई ढेला रहता है, सभी पोषक तत्व समान मात्रा में क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं तथा खरपतवारों के बीज क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। ये ज़्यादातर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसे गीले भूपृष्ठकण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी को दबाना। मिट्टी का दबाना या सॉइल कंप्रेशन की क्यों किया जाता है? क्योंकि मिट्टी को इसलिए दबाया जाता है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं भूरी या रेतीली मृदाओं में जहाँ पर मृदा का क्षरण अधिक होता है, तो इस मृदा में सुगठितता कम रहती है। तो रोलर की सहायता से या लेबलर नामक यंत्र की सहायता से मिट्टी को एक दबाव देकर काफ़ी दबा दिया जाता है, जिससे मृदा का क्या होता है? क्षरण कम होता है। और जो पौधे में गिरने की समस्या पाई जाती है, कई बार पौधा जड़ से ही गिर जाता है, वो समस्या क्या होती है? कम होती है। तो इसे दबाने का कार्य भी इस दौरान किया जाता है। विशेष भूपृष्ठकण का ये क्या है? एक हिस्सा है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं बुआई के लिए खेत में क्यारियां बनाना। ये भी क्या है? एक अपने आप में विशेष भूपृष्ठकण है। अपन रिज मेकर यंत्र की सहायता से, कौन सी यंत्र की सहायता से? रिज मेकर यंत्र की सहायता से मेड़ बनाने का काम करते हैं और मेड़ से खेत को छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं एक चौकोर शेप में, जिसे क्यारी का नाम अपने दे दिया है। इसमें क्या है? सिंचाई की एक तो व्यवस्था रहती है, जहाँ पर खुला पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ पर एक एक क्यारी के रूप में अपन तैयार करके खेत को और खुला पानी दे सकते हैं, जिससे क्या फसल को समान रूप से पानी मिल सकता है। तथा यह कार्य ज़्यादातर सभी फसलों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन गेहूं, धान आदि फसलों के लिए क्या है? ये ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं भू परिष्करण के यंत्र। कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जो भू परिष्करण में काम में लिए जाते हैं? तो इसमें पहला यंत्र है अपना देसी हल। ये दोस्तों आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये अपना प्राचीन काल से काम में आने वाला यंत्र है। कौन सा? देसी हल। मतलब पहले से ही इस देसी हल को काम में लिया जा रहा था। इस प्रकार से आपने किसानों के पास देखा होगा। और इस देसी हल को ज़्यादातर बैलों के माध्यम से, ऊंट के माध्यम से या भैंस के माध्यम से खींचा जाता है और तथा जुताई की जाती है। ये ज़्यादातर वी शेप में अपनी जुताई करता है। आपने देखा होगा इसका जो नुकीला हिस्सा है ये वाला, ये किस शेप में जुताई करता है? वी शेप में जुताई करने का दोस्तों कार्य करता है। और एक किसान अगर 8 घंटे का औसतन निकाल के देखें, औसतन एक किसान 8 घंटे में इससे 0.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जुताई कर सकता है। दोस्तों ये यंत्र काफ़ी प्राचीनतम यंत्र है। इसमें क्या 2 कतारों के बीच या जब 2 कूड़ बनाता है, ये घूम के आता है, तो उस जगह बिना जुता हुआ क्षेत्र रह जाता है। दूसरा इधर से निकलेगा, तो जो ये बीच वाला क्षेत्र है ये बिना जुता हुआ क्षेत्र रहता है। ये पहले वाला यंत्र है, प्राचीन काल से इस यंत्र का काम में लिया जा रहा है। तो दोस्तों इससे 2 बार जुताई की जाती है, जिसे दोहरी जुताई के नाम से जाना जाता है। एक बार जैसे आपने खेत की जुताई इस तरीके से कर दी और दोबारा जुताई इस तरीके से आप करोगे और फिर पाटा लगा के इसको समतल कर लोगे, तो इससे खेत में कहीं पे भी कूड़ के बीच में जगह नहीं रहती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिट्टी पलटने वाला हल। ये भी एक प्रकार का प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। दोस्तों ये यंत्र क्या ऊपर वाली मिट्टी को सतह से नीचे ले जाता है और नीचे वाली मिट्टी को क्या कर लेता है? ऊपर ले आता है। जिस प्रकार से आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये प्राथमिक भू परिष्करण वाले यंत्र हैं। दोस्तों मिट्टी पलटने वाला हल
ट्रैक्टर की सहायता से जिसकी जुताई की जाती है, तथा एक पशु चालित मिट्टी पलटने वाला हल भी आता है, जिसमें क्या होता है, मोल्ड बोल्ड हल के नाम से उसे जाना जाता है। वो औसतन 8 घंटे में 0.4 हेक्टेयर की जुताई कर सकता है। इसमें तो ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड है कि ट्रैक्टर को जितना आप मतलब जुता चला सकते हैं उतनी ही क्या होगी, इसमें जुताई होगी। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं हैरो की। हैरो भी एक प्रकार का प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। आपने देखा होगा हैरो इस प्रकार का यंत्र होता है। इसमें अलग अलग क्या नीचे लोहे की तइयाँ लगी होती हैं जो मिट्टी को काटने का कार्य करती हैं, और ये एक निश्चित कोण पे क्या है लगी होती हैं। इसमें क्या, जब भूमि के ऊपर घास फूस की मात्रा ज़्यादा फैल जाती है, खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं या ढेले ज़्यादा हो जाते हैं खेत में, तब इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह ढेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, घास फूस की कटाई करके मिट्टी की नीचे वाली सतह में दबा देता है। तो इस प्रकार का ये यंत्र, इसे प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र की श्रेणी में ही रखा जाता है दोस्तों। मतलब बीज बुआई से पहले ही इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर को एक प्रकार से द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र माना जाता है। कौन सा माना जाता है? द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर हम तो पहले ही इस, जैसे कई लोगों ने ये यंत्र देखा होगा, तो इस यंत्र के माध्यम से प्राथमिक जुताई भी कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक हिसाब से देखा जाए तो ये द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। इसमें क्या, जब खेत में खरपतवार आ जाते हैं या निराई गुड़ाई का कार्य करना होता है बड़े क्षेत्रों में, तो ये जो फार लगे हुए हैं इनमें क्या, पौधे तो बीच में रह जाते हैं, जो पौधे वाली रो है वो तो बीच में रह जाती है, और ये यंत्र कूड़ की गुड़ाई करने के अंदर क्या है, सहायक है। तो इसे द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकार का दोस्तों ट्रैक्टर चालित भू परिष्करण यंत्र है। इस ये ट्रैक्टर की सहायता से ही चलाया जाता है। इसी प्रकार से अपने अन्य छोटे मोटे और भी यंत्र हैं, जैसे कि आपको बताएं खुरपी। खुरपी क्या है? एक भू परिष्करण यंत्र है। खुरपी का आप प्राथमिक तौर पे भी उपचार कर सकते हैं और द्वितीयक तौर पे द्वितीय भू परिष्करण में भी इसको रख सकते हैं। इसी की सहायता से हैंड हो नामक एक यंत्र होता है जो क्या भू परिष्करण में आपकी मदद करता है। कुदाली हो गई, ये क्या है, सारे भू परिष्करण के यंत्र हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना भू परिष्करण का चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, और आप लोग समझ लें कि बिना भू परिष्करण के एक सफल फसल उत्पादन करना संभव नहीं है, क्योंकि मृदा में वातन या टिल्थ को बढ़ाने के लिए या जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भू परिष्करण क्रियाएं क्या हैं दोस्तों, आवश्यक हैं। तो अपन अब बात करेंगे आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर 6 की, जब फसलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपने 5 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, उसके बाद जो अपने 12th की बुक दे रखी है उस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर कोई चीज़ आपकी छूट रही है तो उसको आप नोट करते जाएं आगे, और क्या अपने पर्सनल नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, इनके भी हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं इन चैप्टर से, वो भी आपको सोल्व कराएंगे। साथ साथ में आपको आने वाले दिनों में 12th बायो एग्रीकल्चर की क्लास और तथा 12th केमिस्ट्री एग्रीकल्चर की क्लास भी देने जा रहे हैं। थैंक यू।